जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से इनसाइट एकेडमी द्वारा एक नया प्रोग्राम चालू किया जा रहा है जिसमें हम इथिक्स का जो पेपर है, ठीक है, मेंस के लिए जो आपका इथिक्स का पेपर है, फोर्थ पेपर जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, फोर्थ पेपर बोलते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है आपका, इथिक्स के नाम से जानते हैं उसको, आज से हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझने वाले हैं कि हमारा पेपर क्या है, पेपर हमको क्यों, ये जो विषय है इसके संबंध में पूरी जानकारी देखेंगे। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, कंटेंट को हमको पढ़ना कहाँ से है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सिलेबस पे उतरेंगे, जिसमें सिलेबस में जो हम अभी चालू करेंगे वो हमारा रहेगा जो पहली यूनिट में दिया हुआ है। पहली यूनिट में हमारा क्या दिया हुआ है, दार्शनिक दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं, दार्शनिक दिए हुए हैं। तो उन दार्शनिकों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम समझते हैं आज कि हमारा विषय क्या है। तो देखिए, इसको सामान्य भाषा में तो हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, इथिक्स है। पर दरअसल इस विषय का नाम इथिक्स नहीं है। अगर आप सिलेबस उठा करके देखेंगे तो इस विषय का नाम आपको क्या मिलेगा, आपके यहाँ पर दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। मतलब ये जो पेपर 4 है आपका, चतुर्थ प्रश्न पत्र है, इस पर 3 विषय हैं, ठीक है। कौन कौन सा, दर्शन शास्त्र, ठीक है, दूसरा क्या है आपका मनोविज्ञान, और तीसरा है आपका लोक प्रशासन। दर्शन शास्त्र को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलॉसफी, ठीक है। तो इसमें क्या दिए हुए हैं, फिलॉसफी में एक तरीके से फिलॉसफर दिए हुए हैं। कौन कौन से फिलॉसफर दिए हुए हैं, तो आपके प्लेटो, कुछ एक तरीके से देखा जाए तो कुछ विदेशी फिलॉसफर दिए हुए हैं जिसमें प्लेटो, अरस्तु और सुकरात आते हैं। कुछ हमारे भारतीय फिलॉसफर दिए हुए हैं जिसमें हमारे प्राचीन काल के, मध्य काल के और आधुनिक काल के फिलॉसफर जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे विषय का, इस विषय का दूसरा पार्ट है, दूसरा विषय इसमें जो जुड़ा है वो आपका साइकोलॉजी का है, मनोविज्ञान का, ठीक है। किस चीज़ का है, साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी में आपके कौन से टॉपिक जुड़े हुए हैं, तो मनोवृत्ति क्या होती है, सांवेगिक बुद्धिमत्ता क्या होती है, अभिक्षमता क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं। और तीसरा जो पोर्शन है आपका इसमें वो है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो आपके लोक प्रशासन में क्या आवश्यकता होती है, किन सद्गुणों की आवश्यकता होती है, किन मूल्यों की आवश्यकता होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है, उसको लोक प्रशासन में कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि हमारे विषय का एग्जैक्टली नाम क्या है। तो एग्जैक्टली इथिक्स जिसको हम बोलते हैं, उस इथिक्स के तहत 3 विषय शामिल किए गए हैं। एक फिलॉसफी का पोर्शन शामिल किया गया है जिसमें फिलॉसफर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दार्शनिक दिए हुए हैं। दूसरा आपका साइकोलॉजी का पोर्शन शामिल किया गया है जिसमें आपका एटीट्यूड वगैरह दिया गया है, मनोवृत्ति वगैरह को शामिल किया गया है। और तीसरा आपका लोक प्रशासन दिया गया है जिसमें सद्गुणों को या मूल्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है इसको हमको पढ़ना क्यों चाहिए। इथिक्स का पेपर जो है, ये तीनों जो विषय शामिल हैं इसमें, इनको हमको पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो, इसको पढ़ने के 2 कारण हैं। पहला एक कारण किसके परिप्रेक्ष्य में बनेगा, आयोग के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा कारण किसके परिप्रेक्ष्य में बनेगा, हमारे स्वयं के परिप्रेक्ष्य में, हमारे लाभ की देखते हुए, ठीक है। पहला कारण जो आयोग के परिप्रेक्ष्य में बनेगा वो ये बनेगा कि आयोग ने इस पेपर को शामिल ही क्यों किया है, ठीक है। आयोग ने या सरकार ने, बोलो तो सरकार ने इस पेपर को शामिल क्यों किया है, हमको पहले इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने में ये चीज आती है, देखो। तो अब ये परीक्षा जो चल रही है, आयोग जो भी परीक्षा लेता है, एमपीपीएससी जो परीक्षा ले रहा है, यहाँ से जो सिलेक्शन होता है प्रशासनिक अधिकारियों का, तो आयोग की डिमांड क्या है, यहाँ पे नैतिक लोगों की डिमांड है उनको, यहाँ पे बौद्धिक लोगों की डिमांड नहीं है, ठीक है। देखो, एक कोई व्यक्ति है, समझो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति का बौद्धिक स्तर क्या है, बहुत उच्च है, पर नैतिक स्तर क्या है, थोड़ा निम्न है। और एक व्यक्ति है जिसका इसके कंपैरिजन में बौद्धिक स्तर थोड़ा सा कम है, पर नैतिक स्तर इसके कंपैरिजन में क्या है, उच्च है। तो अब आयोग के सामने प्रश्न उठेगा कि इन दोनों में से उसको सिलेक्शन किसका करना है, ठीक है। तो अब देखो, बौद्धिक स्तर जिसका उच्च है और जिसका नैतिक स्तर उच्च है, दोनों में अंतर कहां पर आएगा, उसके आधार पर आयोग क्या करेगा, चयन करेगा। तो समझो, एक व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, पर उसका नैतिक रूप से जो विचार है, नैतिक रूप से विचार समाज के प्रति, नैतिक रूप से विचार उसका देश के प्रति, स्वयं के व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, उसका राजनीति के प्रति देखा जाए, प्रशासन के प्रति देखा जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा निम्न स्तरीय है,
तो वो आके क्या करेगा, प्रशासन में जब भी एंटर होगा तो प्रशासन को क्या है, वो गलत नज़रिए से क्या करना चालू करेगा, ट्रीट करना चालू करेगा। समाज और राष्ट्र के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, वो अनियमितताएं उत्पन्न करना चालू करेगा, भ्रष्टाचार में संलग्न हो जाएगा। ठीक है, पर अगर वहीं पे दूसरे व्यक्ति की बात करें जिसका बौद्धिक स्तर तो थोड़ा सा कम था, पर नैतिक रूप से वो क्या है, बहुत ज़्यादा उच्च है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो रहेगा जिसका नैतिक स्तर उच्च है, तो भले से थोड़ा सा भले वो कम बुद्धिमान है, पर वो समाज, राष्ट्र, देश के प्रति क्या रहेगा, एक सकारात्मक रवैया रखेगा, प्रशासन के प्रति एक सकारात्मक रवैया रखेगा, और उसी अप्रोच के साथ वो लोक कल्याण करने को क्या होगा, एक तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की बात करें जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है पर नैतिक रूप से कमज़ोर है, वो सरकार के जो लक्ष्य होते हैं, देश के जो लक्ष्य होते हैं, देश के लक्ष्य या सरकार के लक्ष्य क्या होते हैं, एकमात्र अगर बड़े स्तर पे बात की जाए देश या सरकार के क्या लक्ष्य होते हैं, तो संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। अब प्रश्न उठेगा कि संवैधानिक लक्ष्य क्या होते हैं, तो संवैधानिक लक्ष्य को अगर समझना है तो आप सिंपल सा संविधान के दो पार्टों को समझ लीजिए। संविधान का पार्ट कौन सा, थर्ड, और संविधान का पार्ट फोर्थ। संविधान का पार्ट थर्ड किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट से डील करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से। और दूसरा जो अगला आता है पार्ट फोर, आपका किससे डील करता है, डीपीएसपी से। तो संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, या हमारे देश का या हमारे राष्ट्र का लक्ष्य क्या होगा, ये संविधान के पार्ट 3 और पार्ट 4 में वर्णित है। तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का सदैव दायित्व क्या होना चाहिए, इन लक्ष्यों तक पहुंचना होना चाहिए। और इन लक्ष्यों का अगर मोटे तौर पे बात करें तो क्या है, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण होना चाहिए बच्चों का, देश के नागरिकों का। ठीक है, तो इसलिए इस विषय को क्या किया गया, यहाँ पे शामिल किया गया, ताकि जो भी अभ्यर्थी यहाँ शामिल होते हैं उनका हम क्या कर सके, सही चयन कर सके। उनका हम मतलब यहाँ पे आयोग की बात की जा रही है, तो आयोग सही तरीके से चयन कर सके, एक उच्च नैतिक गुण वाले व्यक्ति का चयन कर सके। इस चीज़ का परीक्षण करना होता है उनको यहाँ पर, इसलिए इस विषय को यहाँ पर समाहित किया गया। फिर आता है कि इस पेपर को हम पढ़ रहे हैं तो हमको क्या लाभ होगा। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्णता के इसके सिर्फ 2 से 3 पॉइंट हैं, और वही 2 से 3 पॉइंट हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक सिद्ध होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इस पेपर का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, इस पेपर का सिलेबस बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेड सिलेबस है। मतलब बाकी विषयों में आपको, जैसे अगर आप पेपर 1 उठा लीजिए, पेपर 1 में आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा। हिस्ट्री में आपको मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़नी है, आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। इस बार के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दी गई है तो वो नहीं पढ़नी रहेगी आपको। ठीक है, ये पढ़ना है, और साथ ही साथ उसमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है, जिसमें एमपी की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, देश की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी सब पढ़नी है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। वहीं दूसरे पेपर में आएंगे तो पॉलिटी बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तीसरे पेपर में आएंगे तो तीसरे पेपर में अलग अलग 10 यूनिट्स दी हुई हैं, वो बहुत बड़ा सिलेबस है। पर अगर इसके कंपेयर में बात करेंगे तो ये चौथे पेपर का सिलेबस बहुत छोटा है। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको कम पढ़ना है, इसलिए आप इस पेपर को अच्छे से पढ़िए। दूसरा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ये पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग। देखो, अब स्कोरिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप रिलेवेंट चीज़ें लिखेंगे, प्रश्न की मांग के अनुसार चीज़ें लिखेंगे, भले ही थोड़ा सा कम लिखें पर आप प्रश्न की मांग के अनुसार लिखेंगे तो बहुत अच्छी मार्किंग इस पेपर में बड़ी आसानी से होती है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, अब देखते हैं इस पेपर का सिलेबस क्या है। चतुर्थ प्रश्न पत्र का, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिसको ठीक से बोलते हैं उसका नाम क्या है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। तो इस पेपर का सिलेबस क्या है, तो पहला पोर्शन क्या है आपका, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से संबंधित जो टॉपिक है वो यूनिट 1 में दिए हुए हैं। पहला टॉपिक क्या है, दार्शनिक या सामाजिक विचारक या समाज सुधारक जो हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई, जिसमें आपके पहले विदेशी दार्शनिक कौन है उनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। देखो, हमारा जो पुराना सिलेबस होता था 2019 तक जो सिलेबस चला है उसमें प्लेटो और अरस्तु पहले से समाहित थे, सुकरात एक नए वो जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, स्पास होता है, स्पास क्या होता है, स्पास। स्पास में क्या आता है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। ये क्या थे, सुकरात के शिष्य प्लेटो होते हैं, प्लेटो के शिष्य अरस्तु होते हैं, अरस्तु के शिष्य क्या होते हैं आपके, सिकंदर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो तीनों दार्शनिक थे विदेशी, उनको यहाँ पे जोड़ दिया गया।
इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध दार्शनिक आचार्य बुद्ध को जोड़ा गया, भगवान बुद्ध को जोड़ा गया। इसके अलावा शंकराचार्य जी को जोड़ा गया है, आचार्य शंकर को, ठीक है। आचार्य शंकर पिछले सिलेबस में नहीं थे। उसके अलावा यहाँ पे चारवाक जी को जोड़ा गया है। चारवाक का सिद्धांत क्या होता है, सब आने वाले उसमें समझेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, ठीक है, ये एक ही उसके परिपाटी के विचारक है, ठीक है। समाज सुधार वगैरह आदि की बात करते हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, सावित्रीबाई फुले, ये सावित्रीबाई फुले जी एक नई विचारक है, इनको ये पहले हमारे सिलेबस में नहीं थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे अगर हम पुराने सिलेबस और नए सिलेबस के कंपेयर में बात करें तो पुराने सिलेबस में इनमें से कौन कौन नहीं थे अगर बात करें तो सुकरात नहीं थे आपके, आचार्य शंकर नहीं थे, ठीक है, आचार्य चारवाक नहीं थे आपके, सावित्रीबाई फुले नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा आपके बाकी सभी विचारक पुराने सिलेबस में थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला पोर्शन हो गया आपके सिलेबस का। इस पोर्शन को हम सबसे पहले चालू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी पोर्शन को चालू करेंगे जिसमें हम सुकरात को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो विषय है, इस विषय का जो दूसरा टॉपिक है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो ये आपका यहाँ कवर किया गया है, जिसमें क्या क्या दिया गया है, मनोवृत्ति, आप जिसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। तो मनोवृत्ति की विषय वस्तु तो क्या होती है, उसके तत्व क्या होते हैं, संज्ञानात्मक तत्व क्या होता है, भावनात्मक तत्व क्या होता है, व्यवहारात्मक तत्व क्या होता है, ये चीज़ों को समझेंगे। मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति के निर्माण में आनुवंशिकता की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, ठीक है, इन चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा मनोवृत्ति परिवर्तन क्या होता है, मनोवृत्ति परिवर्तन संभव है कि नहीं है, अगर संभव है तो किन कारणों की वजह से होता है, ठीक है, उसमें कैसे बाधा उत्पन्न होती है। अगर मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं हो पा रहा तो किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही होगी, तो वो बाधाएं क्या होती हैं, इस चीज़ों को हम समझेंगे। प्रबोधन संप्रेषण क्या होता है, प्रबोधन संप्रेषण मतलब सामान्य सी बात होती है कि अगर हम किसी व्यक्ति में कोई परिवर्तन करने के उद्देश्य से कोई संदेश भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम संप्रेषण बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे मुझे आपकी मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन करना है तो मैं कोई ना कोई संदेश आपकी तरफ क्या करूंगा, प्रेषित करूंगा, तो वो क्या हो गया, संप्रेषण हो गया। और अगर उस प्रेषित संदेश से आपके उसमें मनोवृत्ति में कुछ, आपके विचारों में कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोला जाएगा कि ये प्रबोधन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा पूर्वाग्रह और विभेद क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के संबंध में उनके बारे में बिना किसी जानकारी के कुछ ना कुछ अपना क्या बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं, ठीक है। वो विचार क्या होता है, सदैव नकारात्मक होता है। पूर्वाग्रह में विचार क्या होता है, नकारात्मक होता है। जैसे क्या हुआ, हमने विचार बना लिया किसी वर्ग के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, हमने उससे मिले नहीं थे कभी, पर हमने एक विचार बना लिया कि ये व्यक्ति क्या करता है, जातिवाद करता है, जातिवाद फैलाता है, या फिर एक तरीके से क्या करता है, वो सदैव नकारात्मक बातें करता है। हमने उससे मिले नहीं, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, पर हमने एक विचार बनाया हुआ है अपने बारे में उसके प्रति, ठीक है। आप सब करते हैं, हम भी करते हैं, सामान्य मानवीय प्रक्रिया में आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, रूढ़िवादिता दी हुई। रूढ़िवादिता क्या है, कई बार सकारात्मक भी होती है, कई बार नकारात्मक भी होती है। रूढ़िवादिता जैसे उदाहरण के लिए हम क्या है, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ में हम तो यह सामान्य सा समझो कि बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम सड़क क्रॉस नहीं करते थोड़ी देर के लिए, जब तक कोई और ना निकल जाए। ये क्या है, रूढ़िवादिता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, चल रहा है। बहुत सारी रूढ़िवादिताएं क्या होती हैं, नुकसानदायक भी होती हैं, नकारात्मक भी होती हैं। तो रूढ़िवादिता क्या होती है, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या होती है, रूढ़िवादिता के प्रकार क्या होते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है, ठीक है, सामाजिक रूढ़िवादिता क्या होती है, राजनीतिक रूढ़िवादिता क्या होती है, इन चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। जातिगत रूढ़िवादिता क्या होती है, इन चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान में आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है, सांवेगिक बुद्धिमत्ता का टॉपिक दिया हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो अब पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या चलता था कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल, ठीक है, बुद्धि लब्धि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि बोलते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल सबसे ज़्यादा होगा उसको हम क्या मान लेंगे, सर्वाधिक क्या है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। पर धीरे धीरे क्या होती गई, प्रक्रिया इवॉल्व होती गई। इस धीरे धीरे इवॉल्विंग प्रक्रिया में बाद में क्या समझ में आया कि बुद्धिमान होने के लिए आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ आईक्यू लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है पर अपने जीवन में सफल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ाई नहीं की है, पर अपने जीवन में वो सफल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या चीज़ समझ में आती है कि भैया सफल जीवन के लिए आपको सिर्फ आईक्यू की आवश्यकता नहीं है,
सिर्फ बुद्धि लब्धि की आवश्यकता नहीं, किसी और चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती होगी। वो कोई और चीज़ क्या है? आपकी सामवेगिक बुद्धिमत्ता है। इसको क्या बोलते हैं? ईक्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, ठीक है, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, ईआई, ठीक है। तो सामवेगिक बुद्धिमत्ता क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, प्रशासन में इसका क्या प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग किया सकता है, व्यक्तिगत जीवन में हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, महिलाओं में कैसे अधिक होती है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। डेनियल गोलमैन मॉडल क्या होता है, सेलोमी मेयर मॉडल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम आगे चल करके समझेंगे, ठीक है। और इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएँ क्या होती हैं, अलग अलग व्यक्तियों में कैसे अंतर आता है, उस चीज़ को भी हम बाद में चलकर समझेंगे। तो ये दूसरा टॉपिक जो आपका था मनोविज्ञान का, उसमें इसमें हमको देखना, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो विषय आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है लोक प्रशासन का। तो लोक प्रशासन में क्या चीज़ें दी हुई हैं? तो लोक प्रशासन में नैतिक या सद्गुण क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं। तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, उत्तरदायित्व क्या होता है, पारदर्शिता क्या होती है, नैतिक तर्क क्या होते हैं। नैतिक तर्कों का आप नैतिक दुविधाओं, जो अगला पॉइंट दिया हुआ है नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कों का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं नैतिक दुविधाओं से उबरने में, ठीक है। नैतिक दुविधाएं क्या होती हैं, नैतिक मार्गदर्शन क्या होता है, कैसे आप जब प्रशासन में काम करते हैं या समाज में आप काम करते हैं तो कैसे आपको नैतिक मार्गदर्शन मिलता है, किन चीज़ों से आपको नैतिक मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। कई बार नैतिक मार्गदर्शन हमको समाज में लोगों को देख करके मिलता है, कोई अच्छा काम कर रहा है। कई बार हमको नैतिक मार्गदर्शन के लिए नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है, जिसको हम आचार संहिताएं बोलते हैं, एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट्स बोला जाता है जिनको, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज़ क्या होती है, ठीक है। जब क्या होता है, हम कोई निर्णय ले रहे होते हैं तो निर्णय, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर आप व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपको निर्णय प्रक्रिया में क्या करना पड़ता है, नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है किसी भी निर्णय को लेने के दौरान। इसमें क्या करते हैं हम, सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले संविधानिक नियमों को पालन करना होता है। अगर कोई चीज़, कोई निर्णय आप ले रहे हैं, उसका संविधान में वर्णन है, तो आप सदैव संविधान के अनुसार निर्णय लेंगे। पर अगर उस चीज़ का संविधान में वर्णन नहीं है, पर उसके संबंध में कोई क्या है, विधान है, उसके संबंध में कोई कानून बना हुआ है, तो आप उसका क्या लेंगे, सहारा लेंगे। अगर वो भी नहीं बना हुआ है तो कोई, फिर सरकार क्या करती है, कई बार कोई ना कोई नियम बना देती है, तो आप नियमों का क्या करेंगे, सहारा लेंगे। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या, कहाँ पे आते हैं, तो कोई पुराना निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है पुराना, या आपके पुराने अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय लिया गया उस विषय में। फिर इसमें जो चौथा यूनिट दिया हुआ है आपका, वो है इकाई 4 में। क्या दिया हुआ है इकाई 4 में आपका, भ्रष्टाचार। इकाई 4 में आपका क्या दिया हुआ है, भ्रष्टाचार दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो भ्रष्टाचार भी आपका क्या है, एक लोक प्रशासन वाले पार्ट का क्या है, अंग बनेगा, लोक प्रशासन वाले अंग आएगा, जिसमें क्या है, भ्रष्टाचार में दिया हुआ है कि उसके प्रकार क्या होते हैं। अब देखो भ्रष्टाचार क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, यही आज तक तय नहीं हो पाई। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी उसकी, ये नहीं तय हो पाई है। सरकारों द्वारा जो परिभाषा तय की गई है वो मौद्रिक आधार पर जो भ्रष्टाचार होता है उसको तय किया गया है, ठीक है। अगर मुद्रा का लेन देन होता है तो उसको भ्रष्टाचार माना जाता है, उसके आधार पर देखा जाता है, ठीक है। पर सामान्य अगर देखा जाए तो अगर आप अपने उत्तरदायित्वों का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो भी एक क्या है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार के प्रकार क्या होते हैं। भ्रष्टाचार के प्रकार हम संथानम समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर देखेंगे 27 प्रकार के भ्रष्टाचार कौन कौन से होते हैं, और कुछ अन्य जो सामान्य वर्गीकरण होता है वो भी देखेंगे। कारण क्या होते हैं उसको भी देखेंगे बाद में। उसका प्रभाव क्या पड़ता है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक का प्रभाव पड़ता है, प्रशासनिक क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य क्षमताओं में कैसे प्रभाव पड़ता है, भ्रष्टाचार को कैसे हम नियंत्रित करें इस भी देखेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, कैसे सरकार ने उसके लिए क्या क्या प्रयास किए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्या भूमिका होती है, लोकपाल लोकायुक्त, विजिल ब्लोअर, इन सब की क्या भूमिका होती है, इस चीज़ को हम आगे चल करके देखेंगे। तो ये सिलेबस में आपका क्या था, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन संबंधित क्या थे, बिंदु थे। अब यहाँ पे जो अगला है आपके सिलेबस का जो अगला पोर्शन है वो क्या है, केस स्टडी। तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित केस स्टडी आपको पूछी जाएगी। केस स्टडी क्या होती है, इस चीज़ को हम आगे इसी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, आपका सिलेबस था। अब ये जो सिलेबस है, चूंकि नया सिलेबस है, नया सिलेबस मतलब 2020 से एक नया सिलेबस लागू किया गया आयोग द्वारा, तो इस नए सिलेबस में क्या आया, एक नया पैटर्न भी आया, ठीक है। तो पैटर्न क्या है, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो पैटर्न में आपको क्या होने वाला है, तो सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्न 5 इकाइयों में विभाजित किया, जैसा हमने देखा 5 इकाइयां थी ऊपर, ठीक है। ये क्या है, टोटल 5 इकाइयां थी। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से क्या आएगा, 5 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
पहले यूनिट से लेकर के चौथी यूनिट तक आपको कितने प्रश्न आएंगे टोटल? 3 नंबर में, प्रत्येक इकाई से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का मतलब क्या है? ये 2 मार्कर्स हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का मतलब क्या है? 2 मार्कर्स है। ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ये कितने हैं? 2 मार्कर्स हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये कितने आएंगे? पर यूनिट 5 आएंगे। मतलब टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। पर यूनिट 5 आएंगे और 4 यूनिट में से पूछा जाना है, ठीक है। प्रथम से चतुर्थ तक पूछा जाना है, तो 20 हो गए टोटल, पहला। दूसरा क्या होगा आपका? जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो कितने अंक के होंगे? 5 होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? 5 अंक के होंगे और प्रत्येक यूनिट से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 2 चौके कितना हो गया? 8 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो ये 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो 5 मार्कर के रहेंगे, ठीक है। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 5 मार्कर के रहेंगे। तीसरा है आपका इसमें आपके कौन से? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर यूनिट कितना आएगा? सिर्फ एक आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर यूनिट कितना प्रश्न पूछे जाएंगे? एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कितना रहेगा? 20 नंबर का रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 अंक का पर प्रश्न रहेगा, ठीक है। और टोटल ऐसे कितने प्रश्न हो जाएंगे? 4 प्रश्न, हर यूनिट से एक, तो टोटल 4 प्रश्न। तो अब बड़े स्तर पर बात करें हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्कर के रहेंगे वो कितने आएंगे? 20। जो आपके कौन से हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न 5 मार्कर वाले, वो कितने आएंगे आपके? 8। और तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 20 मार्कर के हैं, वो आपको कितने आएंगे? 4, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है? आपका पैटर्न होने वाला है शुरू की 4 यूनिट के लिए। जो 5वीं यूनिट है वो आपका किस चीज़ से डील करती है? केस स्टडी से डील करती है। तो केस स्टडी जो टोटल होगी आपकी, कितने अंकों की होगी? 40 अंकों की। पूर्णांक कितना होगा उसका? 40 होगा, ठीक है। 5वीं इकाई में, प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से कितनी आएंगी? सिर्फ 2 केस स्टडी आएंगी। ये जो 40 अंक हैं उसमें 2 केस स्टडी समाहित होंगी, ठीक है। प्रत्येक केस स्टडी कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की होगी। मतलब 2 केस स्टडी, दोनों केस स्टडी कितने कितने नंबर की? 20-20 नंबर की होंगी, ठीक है। ये केस स्टडी का आपका क्या होने वाला है? पैटर्न होने वाला है। तो ये पूरा पैटर्न था आपका। अब यहाँ पे आता है कि किस प्रश्न में कितना लिखना है हमको, ठीक है। तो जैसे आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2 अंक वाले, जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी जो शब्द सीमा होगी आपकी, कितने शब्द पूछे जाएंगे? उसमें आपसे 10 शब्द पूछे जाएंगे। मतलब कि आपको उत्तर कितने शब्दों में लिखना है? 10 शब्दों में लिखना है, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, वो आपको कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में, मतलब 5 से 6 लाइनों में लिखना है। तीसरा जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 200 शब्दों में लिखना है, मतलब 2 पेज में लिखना है। और चौथा जो होगा आपका केस स्टडी वाला पोर्शन, वो 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्दों का मतलब क्या होता है? आपको एक तरीके से देखा जाए तो 250-250 शब्द, ठीक है। प्रत्येक केस स्टडी में कितना आएगा? आपको 500-500 शब्द लिखना है। प्रत्येक केस स्टडी में कितना लिखना है आपको? 500-500 शब्द लिखने हैं। मतलब 1000 शब्द क्या हो गए? आपके केस स्टडी के हो गए, ठीक है। 1000 शब्द किस चीज़ के हो गए? आपके केस स्टडी के हो गए। तो ये क्या होगा? आपका पैटर्न होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमको किन चीज़ों का पालन करना होगा ताकि अच्छे हम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकें। तो जो सबसे पहली फॉरमोस्ट चीज़ है वो आपको जानना होगा सिलेबस क्या है इस चीज़ का, जो अभी हमने डिस्कस किया। इस सिलेबस को आपको हमको हमेशा क्या रखना है? दिमाग में बैठा के रखना है, कंठस्थ करके रखना है कि सिलेबस से बाहर हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस से बाहर वो पूछते ही नहीं है। बाकी विषयों में पूछ लेते हैं पर यहाँ एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहला सिलेबस जानना है। सिलेबस ऑफ फिजिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से जानेंगे। दूसरा क्या है आपका? आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है। देखो ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको इथिक्स में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको एथिक्स में नहीं करना है, ये सभी विषयों में करना है। आपको बहुत अच्छे से करना है। पुराने पेपर जानने का एक पहला महत्व क्या है कि आपको पेपर का क्या एक वो होता है, पैटर्न होता है, क्या फ्लो होता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पता चलता है। दूसरा बात क्या होता है, कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का मतलब क्या है? लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करना है आपको। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करके आप पढ़ करके अच्छे से क्या करिए? अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए। नोट्स से क्या होगा? आपका रिवीजन एकदम क्या हो जाएगा? कंसाइज हो जाएगा। आपका रिवीजन क्या हो जाएगा? फ्रूटफुल हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा? आपके लिए लाभदायक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये क्या है? आप जो भी नोट्स बनाएंगे उन नोट्स का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? आप आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं, एथिक्स आंसर राइटिंग में उसके लिए प्रयोग करेंगे, और वो क्या होता है? आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है,
ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, आपको सिलेबस जानना है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पढ़ने हैं। तीसरा आपका क्या है कि लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, और लिमिटेड बुक्स लिमिटेड रिसोर्सेज के प्रयोग से आपका क्या करना है, एक अच्छे नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, जो कि आपके रिवीजन के लिए आवश्यक हैं। चौथा पॉइंट आता है आपका आंसर राइटिंग। अब ये जो ऊपर के 4 पॉइंट आपने किए हैं, 4 काम किए, उन कामों का महत्व तब है जब आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग के बिना यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग कैसे क्या होती है, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। आंसर राइटिंग को हम आगे जो समझेंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, कि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, जिसमें आपका दर्शन शास्त्र दिया हुआ है, आपका मनोविज्ञान दिया है, लोक प्रशासन दिया हुआ है, इसकी आंसर राइटिंग अलग तरीके से होगी, और केस स्टडी के लिए आंसर राइटिंग का अप्रोच अलग रहेगा, ठीक है। तो इसको आगे हम समझेंगे। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका डेवलप एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे क्या गलती होती है कि हम एग्जाम्पल्स नहीं लिखते, हम प्रश्न जो भी लिख रहे हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी पारदर्शिता के संबंध में कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, या आप एक तरीके से उत्तरदायित्व के संबंध में कोई प्रश्न अटेंड कर रहे हैं, सांवेगिक बुद्धिमत्ता का प्रश्न अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने हैं, जो आपकी लाइफ से जुड़े होंगे, प्रोफेशनल लाइफ से, आपके सोशल लाइफ से जुड़े होंगे, आपके पॉलिटिकल लाइफ से वो जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स डेवलप करने हैं, और एग्जाम्पल्स वहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ताकि पेपर आपका उत्तर बाकी लोगों से क्या हो सके, थोड़ा सा भिन्न हो सके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ड्रॉ डायग्राम्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम्पल्स वाली चीज़ भी और डायग्राम्स वाली चीज़ भी। तो इनको आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, कैसे प्रयोग करना है वहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको एथिक्स में इनोवेटिव और यूनिक डायग्राम बनाने पड़ेंगे। इनोवेटिव और यूनिक डायग्राम बनाने पड़ेंगे मतलब क्या है, जैसे अगर आप कोई सी भी चीज़ समझा रहे हैं, सत्यनिष्ठा समझा रहे हैं, ठीक है, तो सत्य के प्रति निष्ठा, तो आपको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। अगर आप मनोवृत्ति के प्रकार बता रहे हैं तो उसको डायग्राम में बताना पड़ेगा, मनोवृत्ति के तत्व बता रहे हैं तो उसको आपको डायग्राम में बताना पड़ेगा। इससे चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, सामने वाले को ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्या होती हैं, पकड़ में आती हैं, ठीक है, आपके पॉइंट्स। तो इन चीज़ों को आपको क्या रखना है, सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी या आंसर राइटिंग अप्रोच को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब क्या, कि हमारा जो मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र का पॉइंट है, उसके लिए कुछ अलग अप्रोच रहेगी, और जो हमारा केस स्टडी वाला पोर्शन है उसके लिए अलग अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन लिखते हैं, अगर आप बड़े स्तर पर बात करें कैसे उसको लिखा जाना चाहिए, तो ये जो आंसर राइटिंग आप बोथ पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दीजिए, ठीक है। बड़े बड़े पैराग्राफ्स में तो बहुत ज़्यादा लिखने का स्कोप नहीं है अब, क्योंकि आपको जो 5 मार्कर के आंसर है वो 50 से 60 शब्द में ही लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। पर आपके जो 20 मार्कर प्रश्न है जिनमें 200 शब्द लिखने हैं, या केस स्टडी वाला पोर्शन है जिसमें 500 शब्द लिखने हैं ईच स्टडी, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं। या दूसरा क्या है, आप पॉइंट्स में लिख दीजिए उन्हीं चीज़ों को, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा लाभदायक है, उस चीज़ को हम आगे देखते हैं। अब जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उस आंसर राइटिंग में हमको इन चीज़ों को क्या करना है, समाहित करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ रहेगी आपकी वो क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, वहाँ पे जरूर से जरूर मेंशन किया जाना चाहिए 2 से 3 लाइन का। अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या जाएगी। अब पहले क्या होता था, पहले 100 शब्द लिखने होते थे, 6 मार्कर का प्रश्न रहता था, 100 शब्द लिखने होते थे, 100 शब्दों में आप 2 से 3 लाइन आराम से निकाल सकते थे इंट्रो लिखने के लिए, कंक्लूजन लिखने के लिए, ठीक है। पर अब चूंकि आपको 50 से 60 शब्द ही लिखने हैं, कितना, 50 से 60 शब्द, ठीक है। तो 50 से 60 शब्द में मतलब कि 5 से 6 लाइनों में आप 2 लाइन इंट्रोडक्शन के लिए नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी फिलहाल के लिए 5 मार्कर में अवॉइड कर सकते हैं, बट 20 मार्कर में बिल्कुल इसका प्रयोग करना है, ठीक है। 20 मार्कर में इसको बिल्कुल से बिल्कुल प्रयोग करना है। जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनमें इस चीज़ को लिखा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है आपका वो क्या है, आंसर बॉडी में, ठीक है। मतलब कि वो क्या है, आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी पोर्शन आता है, मतलब जो आपसे प्रश्न में जो मुख्य चीज़ पूछी गई है उस चीज़ का आपको क्या देना है, अब उत्तर देना है। तो इनमें किन किन चीज़ों का याद रखना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि ये आप पॉइंट में लिखें कि पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि नया पैटर्न है, नए पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो चूंकि आपको 50 से सिर्फ 60 शब्द लिखने हैं, 50 से 60 शब्दों में अगर आप पैराग्राफ में लिखने जाएंगे तो आप अपनी बात को अच्छे तरीके से वहाँ पे नहीं समझा पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उसी पॉइंट्स को, आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स चल रहे थे उनको क्या लिख दिया आप,
पॉइंट्स में लिख दीजिए, ठीक है। आपके पास 5 से 6 पॉइंट्स होंगे, उनको आप वहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन कर दीजिए। तो आपको उस चीज़ के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पैराग्राफ के पीछे। तो आपका समय भी बचेगा, पैराग्राफ लिखने में ज़्यादा समय जाता है, हमारा फ्लो टूट जाता है पैराग्राफ लिखने के दौरान, ठीक है, कई बार। और दूसरी चीज़, हम हमारी बात को अच्छे से समझा भी नहीं पाते हैं वहाँ पर पैराग्राफ में, तो आप पॉइंट्स में जाएंगे। दूसरा आता है यहाँ पे उत्तर लेखन के दौरान मेन चीज़ जो होती है बॉडी पोर्शन में, कि सभी डायमेंशंस को कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रश्न में कई बार क्या होता है, एक ही प्रश्न नहीं होता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया, मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति के तत्व क्या हो, मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति के तत्वों को बताते हुए मनोवृत्ति परिवर्तन के कारणों को लिखिए। इस प्रश्न में 3 पोर्शन हो गए, मनोवृत्ति क्या होती है, तत्व क्या होते हैं, मनोवृत्ति परिवर्तन के कारण क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, हम सभी पक्षों को कवर नहीं करते, मनोवृत्ति से जुड़े हुए पूरे पक्षों को हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी डायमेंशंस को कवर करना है। इसके अलावा आंसर राइटिंग क्या करना है आपको, वही बुलेट्स में करना है। हमने जैसे देखा कि पॉइंट वाइज करना है। पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग में जो सबसे बढ़िया फायदा होता है आपका, वो क्या होता है कि सभी डायमेंशंस कवर हो जाते हैं, ठीक है। उस प्रश्न से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं, डायमेंशंस मतलब क्या होता है, पक्ष होते हैं, वो सब बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। जबकि पैराग्राफ में आपको ये समस्या जाती है, ठीक है। पैराग्राफ में आप सभी पॉइंट्स को बड़ी आसानी से कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो आपका थ्योरी में। तो थ्योरी में क्या करना है, देखो, अब आंसर राइटिंग जब भी आप करोगे, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन की जब भी आंसर राइटिंग करोगे आप, तो उसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि आपके उत्तर लेखन में आपको सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको भी समाहित करते जाना है, ठीक है। अगर आपसे पारदर्शिता के संबंध में कोई बात की जाती है, अगर आपसे ईमानदारी के संबंध में कोई बात की जाती है, तो इस ईमानदारी के संबंध में अगर आप जब भी कुछ कोट कर रहे हैं, तो आप वहाँ विवेकानंद जी को कोट कर सकते हैं कि उनका ईमानदारी के पक्ष में क्या वो था। महात्मा गांधी को कोट कर सकते हैं कि उनका ईमानदारी के संबंध में क्या नज़रिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी आपके उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में जो थ्योरीज होती हैं, सिद्धांत होते हैं, बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, उनने जो भी चीज़ों को क्या दिया हुआ है, प्रतिपादित किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका उत्तर ज़्यादा एथिकल हो जाता है, ज़्यादा क्या होता है, नैतिक रूप से ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ठीक है। बाकी लोग कंपेयर में आपका उत्तर ज़्यादा नैतिक रूप से प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। अगला चीज़ जो आता है आपका, वो है एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में क्या होगा, तो जनरली क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स देते नहीं हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स देते नहीं हैं, पर कई बार क्या होता है, उत्तर में प्रश्न में एग्जाम्पल मांगा जाता है, ठीक है। मनोवृत्ति क्या होती है, जैसे उदाहरण के लिए मनोवृत्ति क्या होती है, तो जैसे उदाहरण के लिए आया, आपसे प्रश्न आया कि मनोवृत्ति क्या होती है, उसको उदाहरण सहित क्या कीजिए, आप समझाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपसे पूछा गया है कि उसके उदाहरण बताइए, तो आप चूंकि वहाँ पे उदाहरण बताएंगे क्योंकि आपसे पूछा गया है। पर हमको एग्जैक्टली करना क्या है, अगर आपसे उदाहरण नहीं पूछा जाता है तो भी आपको उदाहरण देना है। ऐसा क्यों करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम हमारी बात को ज़्यादा स्पष्टता से, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं, वहाँ पर रख पाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको उदाहरण देना आवश्यक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जहाँ उदाहरण नहीं पूछा गया है वहाँ हमको उदाहरण देना है, कम से कम एक उदाहरण देना है, और जहाँ पूछा गया है वहाँ एक के साथ 2 भी उदाहरण दे सकते हैं आप। डिपेंड करता है आपके पास कितना वहाँ पर लिखने का स्कोप है, कितनी लाइनें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगली जो चीज़ उत्तर लेखन में आपको याद रखनी है वो क्या है, आपका डायग्राम्स। बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको याद रखना है, बहुत लोग नहीं बनाते हैं। अगर आप बनाएंगे तो आपके उत्तर लेखन में एक एक्स फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। एक्स फैक्टर की तरह काम करेगा मतलब आपको वहाँ पे एक तरीके से बाकी लोगों के कंपेयर में एक एक्स्ट्रा वेटेज दे के जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम्स प्रोवाइड कीजिए, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक वहाँ पर होने वाला है। इससे क्या होता है, आपका जो उत्तर लेखन है, उत्तर लेखन में कई बार क्या होता है, देखो, हम जब पहले प्रश्न से चालू करते हैं लिखना, ठीक है, आखिरी प्रश्न तक पहुँचते हैं, तो अगर हम बीच में उसमें कोई डायग्राम ना बनाएं, कोई उदाहरण न दें, तो हमारे उत्तर में क्या आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, मोनोटोनसनेस आ जाती है। क्या आता है, एक रूपता आ जाती है। तो अगर इस एक रूपता को अगर आपको समाप्त करना है तो कुछ अलग नहीं करना है, बस बीच में क्या करना है, किसी प्रश्न में हमने डायग्राम दे दिया, किसी प्रश्न में हमने उदाहरण दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उत्तर में आपके थोड़ा थोड़ा एक अच्छा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ आता है आपका, आखिरी चीज़ जो आता है इसमें उत्तर लेखन के पार्ट में, वो है आपका कंक्लूजन, ठीक है।
अब देखो, जो चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी वही चीज़ कंक्लूजन के लिए भी आपके, क्योंकि अब स्कोप थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया है। 5 मार्कर में जो आपका 2 मार्कर, उसमें तो पूरा स्कोप ही खत्म होगा, उसमें इंट्रो कंक्लूजन कोई मतलब नहीं होता, आपसे जो पूछा गया डायरेक्ट आप वो बताइए, ठीक है। 5 मार्कर में स्कोप कम हो गया क्योंकि लाइनें कम हो गई हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं लिखने से, क्योंकि जो प्रश्न में पूछा गया है उसको लिखना पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर आपका जो 20 मार्कर्स हैं, 20 मार्कर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको ये चीज़ अवश्य लिखनी है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं आप, जितना महत्व इंट्रोडक्शन का होता है उतना ही महत्व क्या होता है, कंक्लूजन का होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर लेखन को समाप्त करने के बजाय 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन में क्या दे सकते हैं, तो आपके प्रश्न का जो भी एक सार निकल के आता है, आपका उत्तर का जो भी एक सार निकल के आता है, उस चीज़ को आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा गया है कि मनोवृत्ति क्या होती है और मनोवृत्ति परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे फिर आखिरी में क्या मेंशन कर सकते हैं, एक तरीके से क्या बता सकते हैं कि इस प्रकार से मनोवृत्ति परिवर्तन में कारण होता है, या मनोवृत्ति परिवर्तन के कारणों को इस प्रकार से रोका जा सकता है, उस चीज़ को अलग आप थोड़ा सा जाके बता सकते हैं। तो आपको लिखने की अप्रोच के दौरान इस चीज़ को समझ में आएगा। उत्तर लेखन में हम आगे चल के इस चीज़ को समझेंगे। तो आपका उत्तर लेखन कैसे होगा थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए, उस चीज़ को जाना हमने। अगला आता है आपका केस स्टडी के लिए उत्तर लेखन कैसे होगा। तो देखो, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके उत्तर लेखन का एक क्या रहेगा, एक फिक्स्ड सेटअप रहेगा, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को आपको पालन करना। वो स्टैंडर्ड क्या होगा, उस जस्ट हमने ऊपर उसको डिस्कस किया, ठीक है। पर केस स्टडी के लिए कोई एक सेम अप्रोच नहीं होती है, कोई एक सिंगल अप्रोच नहीं होती है, मोनोटोनस अप्रोच नहीं होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि सभी केस स्टडी को सॉल्व करने का अप्रोच सेम नहीं होगा। तो ये अंतर किस आधार पर तय होगा कि किस केस स्टडी को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए जो टास्क होता है केस स्टडी को सॉल्व करने के पहले, वो ये टास्क रहता है कि हम सबसे पहले केस स्टडी का नेचर समझें, ठीक है, कि दी गई केस स्टडी किस प्रकार की है। तो केस स्टडी का नेचर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, इसके आधार पर तय होता है कि केस स्टडी को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें केस स्टडी का जो पहला फॉर्मेट आता है वो आता है डिलेमा बेस्ड, मतलब दुविधाओं पर आधारित है, ठीक है। कुछ दुविधाओं पर आधारित होती हैं। वो दुविधाएं 2 प्रकार की होती हैं सामान्य तौर पर। पहला राइट वर्सेस राइट होता है, दूसरा राइट वर्सेस रॉन्ग होता है। अब देखो, समझो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि दुविधाएं किन चीज़ों को लेकर के होती हैं। तो दुविधाएं जो सदैव उठेंगी आपको, तो आपके नैतिक मूल्यों के मध्य क्या होगा, कोई संघर्ष होगा, कोई टकराव होगा, उनको लेकर के क्या है, दुविधा उठेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक प्रकार क्या हो सकता है दुविधाओं का, राइट वर्सेस राइट का। अब मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ पे कंसीडर कीजिए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप किसी अस्पताल का क्या करते हैं, हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए जाते हैं, वहाँ व्यवस्थाओं का मुआयना के लिए जाते हैं, ठीक है। आप जाते हैं, वहाँ देखते हैं सुबह लाइन लगी हुई है, लोग पर्ची कटवाने के लिए लाइन लगे हुए, उसी लाइन में आपको एक ऐसा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ही क्या है, नाजुक है, बहुत ही स्थिति खराब है उसकी। अब आपके वहां पे क्या है, एक मानवीय मूल्य जागृत होगा, दया भाव का, और आपको लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को लाइन से बाहर निकाल करके क्या लगा दूं, पहले पर्ची दिलवा देता हूं, उसका काम जल्दी हो जाएगा, उसका इलाज जल्दी हो जाएगा। ये आपके अंदर क्या हुआ, एक मानवीय मूल्य जागृत हुआ, जो एक सही मूल्य है। वहीं आपके अंदर एक दूसरा मूल्य भी है, वो क्या है, नैतिक मूल्य, प्रशासनिक मूल्य। वो क्या है कि आपको किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, जो नियम प्रक्रिया जैसी चली आ रही है वैसा उचित प्रक्रिया के तहत काम होने देना है। अगर आप उसको बाहर निकाल करके लाइन से लगाते हैं तो आप दूसरे लोगों को क्या कर रहे हैं, अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो वहां पहले से लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपकी दुविधा उत्पन्न जो हुई, तो राइट वर्सेस राइट के बीच दुविधा उत्पन्न हुई है। वहीं दूसरा होता है राइट वर्सेस रॉन्ग के बीच दुविधा उत्पन्न होना। इसमें कोई सामान्य सी चीज होती है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। इसमें अंतर करना बहुत आसान होता है। दूसरा प्रकार होता है मैनेजेरियल, ठीक है, मैनेजमेंट से संबंधित। अब आपको क्या कर दिया गया, यहीं पे वापस आप अस्पताल में कंसीडर कीजिए कि आपको उस जो भी केस स्टडी दी गई, प्रकरण दिया गया, उस अस्पताल में आपका एक पद बता दिया गया। आप उस अस्पताल के क्या हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। उस चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पे आपको अस्पताल मैनेज करने का क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो वहां पे अलग अलग समस्याएं दी जाएंगी, आप उन समस्याओं को कैसे मैनेज करेंगे, इसका समाधान पूछा जाएगा। तीसरा होता है आपका पॉलिसी फ्रेमिंग। पॉलिसी फ्रेमिंग के संबंध में क्या बात की जाती है, तो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे कोई उत्तरदायित्व दिया जाएगा
समझ लीजिए आपको किसी पद पे बैठा दिया गया कि आप जिले के कलेक्टर हैं, उसके तो जिले के कलेक्टर होने के तौर पे आप क्या कीजिए, एक तरीके से जिले में जो बाल मजदूरी फैली हुई है उसके समाधान के लिए कुछ हमको सुझाव दीजिए, ठीक है। या फिर आपको किसी समिति किसी विभाग का सचिव बना दिया जाएगा और आपसे क्या मांगा जाएगा, समाधान मांगा जाएगा। तो पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए आप क्या अप्रोच अपनाते हैं, क्या सुझाव देते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। इसके अलावा सोशल इश्यू से संबंधित केस स्टडी हो सकती है आपकी। सोशल इशू संबंधित केस स्टडी मतलब आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे क्या है, बाल मजदूरी फैली हुई है, दहेज प्रथा फैली हुई है, ट्रांसजेंडर के जो ट्रांसजेंडर वर्ग होता है हमारा उसके खिलाफ कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, तो ऐसे संबंधित कोई सोशल इशू दिया जाएगा और उन सोशल इशू से संबंधित आपसे क्या है, विभिन्न पक्षों को कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा डेलीगेशन, एक प्रकार क्या होता है केस स्टडी का, डेलीगेशन मतलब आपको किसी समिति, किसी आयोग का क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष सदस्य बना करके उसमें उसके संबंध में आपसे आपके सुझाव लिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रमुख चीज आती है आपकी वो क्या होता है कि आपको अपना पद को पहचानना है, ठीक है। आपको अपना पद पहचानना का मतलब क्या होता है, आपको केस स्टडी में किस पद में रखा गया है, ठीक है। तो अपने पद को पहचानें और उस पद में रोल या पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो जैसे मान लो आपको एक समस्या दी गई केस स्टडी में कि आपके क्षेत्र में बाल मजदूरी फैली हुई है, आप उसके लिए क्या समाधान प्रस्तुत करते हैं उसको हमको बताइए। पर साथ ही उसी केस स्टडी में बताया गया कि आप उस क्षेत्र के क्या हैं, एसडीएम हैं या डीएम हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको क्या बताया गया कि आप उस क्षेत्र के डीएम हैं, तो जब आपकी यहाँ पे सर्वप्रथम केस स्टडी सॉल्व करने में जो पहला आपका टास्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको जो पद बताया गया है, जिस पद में आपको रखा गया है, उस पद की क्या अधिकार होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व तो होता है, इसको आप जानें। एक डीएम के क्या अधिकार होते हैं आपको पता होना चाहिए, एसडीएम के क्या अधिकार होते हैं, तहसीलदार के क्या अधिकार होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो केस स्टडी को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको पहले याद रखना है कि केस स्टडी सॉल्व करने के पहले आपको केस स्टडी का नेचर पता होना चाहिए, तब हम सही अप्रोच के साथ उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला आता है आपका कि कुछ हमको शब्दों को वहाँ प्रयोग करना पड़ेगा अपने उत्तर में। पहला शब्द है वहाँ पे नैतिक मूल्यों का प्रयोग करना। आप जो भी केस स्टडी सॉल्व करेंगे उसमें नैतिक मूल्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, ठीक है, इन सभी शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमको नैतिक मूल्य से संबंधित शब्दों का क्या करना है, प्रयोग करना, नैतिक मूल्यों का प्रयोग करना है। दूसरा आता है आपका संविधान का प्रयोग करना। देखो सबसे जो जरूरी चीज है, एक चीज अच्छे से याद रखो आप, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं उस सब का संबंध अल्टीमेटली क्या है, लोक कल्याण है, ठीक है। चीजों का संबंध कहाँ से है, अल्टीमेटली लोक कल्याण से है, ठीक है। लोक कल्याण कैसा होगा ये संविधान में बताया गया है, सामाजिक लोक कल्याण, आर्थिक को लोक कल्याण, न्यायिक लोक कल्याण, ठीक है। ये चीज आपको संविधान में बताई गई है। सामाजिक और आर्थिक लोक कल्याण आपको कहाँ बताया गया है, आपके डीपीएसपी में बताया गया है। राजनैतिक लोक कल्याण की बात कहाँ की गई है, आपके फंडामेंटल राइट्स में बात की गई है। नैतिक लोक कल्याण एक तरीके से देखा जाए लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने की बात कहाँ की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है। तो आप जब भी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो आपकी सदैव एक अप्रोच होनी चाहिए सिंपल सी, कि आप उसमें संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करें, संवैधानिक आर्टिकल्स का प्रयोग करें। अगर आपको बाल मजदूरी संबंधित कोई वो आती है, केस स्टडी आती है, तो आप उसमें आर्टिकल 23-24 का अवश्य प्रयोग करें। अगर आपको जातिवाद के संबंध में कोई वो आता है, केस स्टडी आती है, जैसे केस स्टडी आ गई कि गांव में क्या हो गया, किसी ग्रामीण क्षेत्र में दंगा फसाद हो गया, जाति के आधार पर उसको एक कुछ काम नहीं करने दिया गया, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे आपको क्या प्रयोग करना है, आपका आर्टिकल 17 का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको पर्यावरण से संबंधित कोई केस स्टडी आती है तो पर्यावरण के संबंध में आपको डीपीएसपी में जो आर्टिकल दिए गए हैं उनका प्रयोग करना है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। अगला आता है आपका कि एक्ट, विधान या कानून का प्रयोग करना। अब समझो कि कई बार क्या होता है, कुछ मामलों को लेकर के संविधान हमारा साइलेंट होता है, पर सरकार ने क्या किया है उस संबंध में कुछ ना कुछ कानून बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब समझो कहीं किसी क्षेत्र में मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है। मजदूर वर्ग का शोषण कैसे हो सकता है कि उनको कम मजदूरी दी जा रही है, बिना मतलब में अधिक काम करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप संविधान का तो कोई प्रोविजन है नहीं, तो यहाँ पे आप कानूनी प्रोविजन बताएंगे कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उसका आप मेंशन करेंगे।
अगर उससे कार्य व्यवहार में गलत अनुचित बातें की जा रही हैं तो आप वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट के तहत जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उनका आप वहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एक्ट विधान कानून का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। इसके अलावा आपका आता है अगला आईपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे मान लो जैसे आपका एक केस आ गया कि दहेज प्रथा संबंधित कोई केस आ गया। ठीक है, अब दहेज प्रथा संबंधित केस में आपके पास क्या है, कानून भी है और आईपीसी का प्रोविजन भी है। तो आप जब भी उस चीज को मेंशन करें, वहां पे केस को सॉल्व करें, तो आपको आईपीसी को मेंशन करना है कि भाई 498 का सेक्शन का 498 का जो है आपका दहेज प्रथा से डील करता है। आपको उस चीज को वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। इसके अलावा आता है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स का प्रयोग करना। अब कई बार क्या होता है, हमारे कुछ चीजों में संवैधानिक प्रोविजन नहीं होते हैं, कानूनी प्रोविजन नहीं होता, पर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ ना कुछ अपना क्या है, टिप्पणी की हुई होती है, कोई निर्णय सुनाया हुआ होता है। तो आपको वहां पे इस चीज का क्या करना है, अपने उत्तर लेखन में प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के लिए मानो कि अभी एक क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा है देश में, टेम्पल एंट्री का और मॉस्क एंट्री का। ठीक है, मतलब मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश। यहाँ पे मंदिर में स्पेसिफिक मंदिर की बात है, भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर जो है उसकी बात की जा रही है। मस्जिदों में यहाँ सभी मस्जिदों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं की एंट्री का क्या चल रहा है, केस चल रहा है। अब मंदिर में एंट्री के संबंध में हमारा संविधान क्या है, साइलेंट है एक तरीके से, डायरेक्ट वहां पे कोई बात नहीं होती, कानून में ऐसा कोई बात नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया हुआ है, तो उस निर्णय को आप यहाँ क्या करिए, मेंशन करिए। इसके अलावा आता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो अगर आपको कोई केस स्टडी आती है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के आचार व्यवहार संबंधित कोई बात की जा रही है, उनमें उनकी जिम्मेदारी, उनके उत्तरदायित्व संबंधित कोई बात की जा रही है, कर्तव्यों संबंधित कोई बात की जा रही है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आपकी जो आचरण संहिता है, नियम पुस्तिका है, नियमावली है, ठीक है, आचार संहिता है, जिसको सामान्य भाषा में आचरण संहिता बोलते हैं, उसका वहां पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में एक अलग आचरण संहिता है और केंद्रीय सेवाओं के संबंध में एक अलग आचरण संहिता है। ठीक है, तो इस चीज को आप वहां क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। इसके अलावा कोर्ट्स। अब कोर्ट्स के लिए आपको अलग से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो ऊपर दार्शनिक पढ़ेंगे, दार्शनिकों को मेंशन किया, डिस्कस किए हैं, उन्हीं दार्शनिकों के कोर्ट्स को आपको यहां पर क्या कर देना है, लिख देना है। जैसे मान लो ईमानदारी से संबंध में कोई आपकी केस स्टडी आई थी जिसमें ईमानदारी का जिक्र हो रहा था, तो वहां पे आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी को क्या कीजिए, कोट कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे ईमानदारी के संबंध में, गांधी जी के क्या विचार थे ईमानदारी के संबंध में, उसको कोट कीजिए आप। ठीक है, अगर शिक्षा से संबंधित कोई वो आती है, आपको केस स्टडी आती है, तो शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के क्या विचार थे, राधा कृष्णन जी के क्या विचार थे, अरस्तु के क्या विचार हैं शिक्षा के संबंध में, इस चीज को हम वहां पे क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमको इन शब्दों को वहां पे प्रयोग करना है। अब यहां पे कुछ और अन्य बातों का याद रखना है। अन्य बातों में जो पहली बात आती है आपका, वो आता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप सैद्धांतिक, बहुत ज़्यादा आप आइडियल को वो दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, जो कि लागू करना क्या है, संभव नहीं है, जिसको व्यवहारिक तौर पर प्रयोग करना संभव नहीं है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सदैव, जब आप समाधान प्रस्तुत कर रहे हो तो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा समाधान दिया जाना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ठीक है, लागू किया जा सकता हो। दूसरा है कि आउट ऑफ द बॉक्स येट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर जो भी आंसर दे रहे हैं, जो भी समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं आप, ठीक है, वो समाधान आपका किस प्रकार का समाधान हो, बाकी लोगों से हट के हो, एक लीक से हट करके क्या है, आप वहां पे समाधान प्रस्तुत कर रहे हों। ठीक है, जैसे क्या है, उदाहरण के लिए आप बाल मजदूरी के संबंध में अगर आप कोई वो दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, तो सामान्य परिस्थिति में लोग क्या सुझाव देते हैं उसमें, कि बाल मजदूरी को हम कैसे रोक सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाल मजदूरी को रोकने के साथ साथ आप कुछ अलग चीजें भी बताइए उनको। जैसे क्या बताइए कि बाल मजदूरी को हम इस प्रकार से रोक सकते हैं, पर बाल मजदूरी आगे और ना बढ़े, उसके लिए आप अप्रोच दे सकते हैं। तो उनके शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। जो बाल सुधार गृह होते हैं, उनमें अगर कोई किसी कुछ गलत लत लग गई हो, कुछ गलत समस्या हो गई बच्चे को, तो बाल सुधार गृहों का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उस चीज़ का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ी सी आसपास की चीज़ों को भी क्या करना है, मेंशन करना है। इसके बाद है ट्राई टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सॉल्यूशंस नॉट एंड अवॉइड जनरलाइज्ड सॉल्यूशंस। मतलब अब उत्तर लेखन में या समाधान प्रस्तुत करने के दौरान हमको सामान्य जो बिंदु होते हैं उनकी बजाय थोड़ा स्पेसिफिक विशिष्ट बिंदुओं को वहां पे क्या किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। इस एक तरीके से
बाकी लोगों से अलग हट करके अप्रोच का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्या है, टू लिस्टेड डोंट से आई वुड टेक स्टेप्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है, एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया कि पारदर्शिता के संबंध में आपको कोई वो आए केस स्टडी आई, ठीक है, पारदर्शिता के संबंध में केस स्टडी आई, तो आप पारदर्शिता क्या होती है, पारदर्शिता कैसे बढ़ाई जाएगी, आप ये चीज़ों को क्या करते हैं वहाँ पे मेंशन करते हैं। पर अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो भी आप क्या कीजिए कि सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए, इस चीज़ को आप वहाँ मेंशन कीजिए। ठीक है, जैसे सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए क्या किया, आरटीआई कानून लेकर के आ गई, व्यवस्थाओं का क्या कर दिया सरकार ने, डिजिटलाइजेशन कर दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप वहाँ क्या कीजिए, मेंशन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, वहाँ पे एक अच्छी चीज़ याद रखनी है, तो वेन यू आर आस्क्ड टू गिव ऑल ऑप्शंस अवेलेबल, तो आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट का हमारे मतलब ये है कि अगर आपसे बोला जाता है कि बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए आप समाधान प्रस्तुत कीजिए, आप समाधान प्रस्तुत करेंगे, प्रायोगिक समाधान जिनको व्यवहारिक तौर पर लागू किया जा सकता है, आप वो समाधान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप कोई एक ऐसा भी समाधान दे सकते हैं जो व्यवहारिक तौर पर लागू करना नहीं संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा हटके है अप्रोच से, पर आप उस समाधान को वहाँ प्रस्तुत कीजिए और साथ ही साथ ये लिख दीजिए कि इसको लागू कर पाना संभव नहीं है, सामने वाला आपकी अप्रोच को क्या कर जाएगा, समझ जाएगा। इसके अलावा क्या है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टू इलस्ट्रेट इन केस ऑफ दैट मेंशन ऑफ द ऑफर टू ब्राइब यू मेंशन एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब एज वन ऑफ द ऑप्शन। बट देखिए, जैसे आप क्या हुआ, आप कहीं किसी उसमें जाते हैं, मान लीजिए किसी उसमें अस्पताल के लिए, अस्पताल के इंस्पेक्शन के लिए अगर आप जाते हैं, अस्पताल के इंस्पेक्शन के लिए आप क्यों गए हैं, क्योंकि अस्पताल को अगले वर्ष के लिए मान्यता मिले या ना मिले, इस चीज़ का क्या करना था वहाँ पे, मेन काम वो था। ठीक है, तो आप अस्पताल के इंस्पेक्शन के लिए गए, अस्पताल में सुविधाएं खराब थी, अस्पताल का जो मैनेजमेंट था वो आपको क्या करता है, घूस ऑफर करता है, वो आपको क्या करता है, ब्राइब ऑफर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, समाधान पूछा जाएगा, तो आप समाधान सभी बहुत सारे समाधान बताएंगे। ठीक है, पर एक समाधान आप नहीं बताएंगे जो प्रैक्टिकली हो सकता है, वो समाधान क्या है कि आप घूस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली वहां पर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बता सकते हैं आप सामने वाले व्यक्ति उसमें समाधान में लिखिए कि मैं घूस ले भी सकता हूं, मैं घूस ले भी सकता हूं, पर आप प्रिफर किस चीज को करेंगे, ना लेने को करेंगे, रिजेक्शन को करेंगे। देखिए, सामान्य मानवीय भाव है, सामान्य मानवीय भाव है, हम सभी लोग बहुत ज्यादा उतने वो नहीं है, इतने ज्यादा आइडियल नहीं है, अपने जीवन में आदर्श नहीं है। ठीक है, सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें समस्या में फंसे होने के कारण क्या करना पड़ता है, सब चीजें ब्राइब वगैरह लेनी पड़ती है, वो आपके मनोभावों को सामने वाला समझता है। ठीक है, तो आप उस चीज को मेंशन कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम बोलते जाएं कि ब्राइब नहीं लेंगे, ये करेंगे कार्यवाही, वो करेंगे कार्यवाही। ठीक है, आप सामने वाले को एक ऑप्शन और दीजिए ना आखिरी में एकदम, कि हम ब्राइब ले सकते हैं, पर हम प्रीफर किस चीज को करेंगे, ना लेने को करेंगे। ठीक है, तो सामने वाले को हम एक और अप्रोच शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको आइडियल भी नहीं बन जाना है कि आपसे ज्यादा आदर्श व्यक्ति कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको वहां पे ध्यान रखना है। तो ये अप्रोचेस हो गए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, तो डू नॉट टच अपॉन ओनली ऑन कोर इश्यूज, आसपास के बिंदुओं पर भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए, आपको क्या है, जो वो दिया गया है, केस स्टडी दिया गया है, उस केस स्टडी में जो कोर बिंदुज हैं, आसपास के बिंदु, उसके प्रमुख बिंदु हैं, सिर्फ उनको न कवर करते हुए आसपास की जो चीजें होती हैं उस पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे समझना आवश्यक है कि आसपास की चीजें क्या होती हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो देखिए, आप क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के आप क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इस कमेटी का उद्देश्य क्या होता है, तो इस कमेटी का उद्देश्य होता है कि आपको एक उसमें जाना है, कॉलेज में जाना है, कॉलेज का इंस्पेक्शन करना है, और इंस्पेक्शन के पश्चात आपको कॉलेज को आपको क्या देना है, कॉलेज को अगले वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करनी है। ठीक है, अगले वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करती है। आप कॉलेज जाते हैं, देखते हैं व्यवस्थाओं में क्या है, बहुत ज़्यादा अनियमितता है, व्यवस्थाएं सही से नहीं चल रही हैं, आपको पसंद नहीं आता है। ठीक है,
तो आप क्या करते हैं, एक तरीके से अब क्या अपना मन बना लेंगे आप कि इसको हमको मान्यता नहीं देनी है। पर इसी बीच कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा आपको क्या की जाती है, ब्राइब ऑफर की जाती है, घूस ऑफर की जाती है 5 करोड़ रुपए की। ठीक है, 5 करोड़ रुपए की आपको घूस ऑफर की जाती है। तो अब यहां पे इस परिस्थिति में आपसे क्या पूछा जाएगा, समाधान पूछा जाएगा। तो यहां पे सामान्य परिस्थिति में लोग जो कोर इशू है, कोर इशू क्या है कि सामने वाले कॉलेज को हम मान्यता दें या ना दें, कोर इशू का हमारा क्या है, मान्यता दें या ना दें। तो इसी अप्रोच के साथ सामान्य परिस्थिति में सॉल्व करते हुए क्या बोलेंगे कि चूंकि उसने मुझे ब्राइब ऑफर की है, घूस ऑफर की है, आप एक आदर्श व्यक्ति हैं, प्रशासनिक रूप से आदर्श हैं आप, तो आप क्या करेंगे, नैतिकता है आपके अंदर, तो आप ब्राइब नहीं लेंगे, सामने वाले कॉलेज की मान्यता को क्या करेंगे, आप रद्द कर देंगे। ठीक है, या फिर दूसरी अप्रोच, आप बहुत ज्यादा क्या है, लिखना ही पसंद करते हैं, तो आप बोल देंगे मैंने घूस लेके क्या कर दिया, उसको लिख दिया। ये सामान्य परिस्थितियां हो गई। यहां पे आपको क्या करना है एग्जैक्टली, देखिए अगर आप सामने वाले कॉलेज की मान्यता को रद्द करते हैं, क्योंकि उसने आपको घूस ऑफर किया, आप घूस लेंगे नहीं, तो आप सामने वाले कॉलेज की मान्यता को रद्द करेंगे। मान्यता रद्द होने के बाद कई सारी समस्याएं खड़ी होंगी। इन समस्याओं को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यहां पे जो सबसे प्रमुख बड़ी समस्या खड़ी होगी, वो समस्या क्या है कि वहां पे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों का भविष्य क्या हो जाएगा, अधर में चला जाएगा। एक तरीके से वहां पे समस्या खड़ी हो गई। तो आपको उन बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखना है। तो फिर आपका यहाँ पे जो समाधान होना चाहिए, वो समाधान ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का नुकसान भी ना होने पाए और कॉलेज को मान्यता भी ना मिले। ऐसी आपको क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए। तो सामने वाले में जो आप समाधान देंगे, तो यहाँ पे आप समाधान क्या दे सकते हैं कि हम कॉलेज को मान्यता देंगे, हम कॉलेज को मान्यता, पहली बात तो हम उससे ब्राइब नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे, ठीक है, उसकी हम शिकायत करेंगे, ये एक चीज हो गई। दूसरा, हम कॉलेज को मान्यता भी देंगे। मान्यता देने का आपको बकायदा कारण बताना है, मान्यता क्यों देंगे आप, क्यों आवश्यक है मान्यता देना, ताकि वहां पे जो स्टूडेंट पहले एडमिशन ले चुके हैं उनका भविष्य खराब ना होने पाए। ठीक है, तो ये मान्यता दी गई, मान्यता जो आप देंगे वो कब तक चलेगी, जब तक जो पुराने स्टूडेंट है उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद उस चीज को रिन्यू नहीं किया जाएगा मान्यता को। तो आपने क्या किया, एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच वहां पे प्रदर्शित की। ठीक है, जो सामान्य लोगों से लीक से क्या थे, हटके थी, और साथ ही साथ आपने क्या किया, एक पेरिफेरल इश्यूज जो होते हैं उनको भी यहां पर कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो आपका प्रयास सदैव क्या होना चाहिए, आसपास के चीजों को भी कवर करते हुए बताया जाना चाहिए। तो ये आपकी पूरी केस स्टडी थी, केस स्टडी के सॉल्व करने की अप्रोच थी। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम जब मिलेंगे आपसे, तब हमको यहाँ पे क्या चालू करना है, दार्शनिक वाला जो पोर्शन है उसको चालू करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी हमारी कि दार्शनिक वाले पोर्शन में सबसे पहले उन दार्शनिकों को कवर किया जाए जो 2020 के सिलेबस में नए जोड़े गए हैं, जिसमें आपके सुकरात हैं, आचार्य शंकर हैं, चारवाक हैं, सावित्रीबाई फुले जी हैं, इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बाकी जो यहाँ पे दिए हुए हैं जो पुराने सिलेबस में भी थे, उनको कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।